आज के मुख्य समाचार। विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से शुरू। एपीएमसी और सेब घोटाले पर भाजपा का वार। खैरिया स्कूल में बरामदे में चल रही कक्षाएं। जुबलहटी एयरपोर्ट के पास बनेगा हिमाचल भाजपा का नया मुख्यालय। शिमला में किसान सेब उत्पादकों का प्रदर्शन। आईजीएमसी शिमला के बाहर तह बाजारियों ने बताया अपना दर्द। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में बदलेगी घास। प्रदेश में 73 स्कूल होंगे डाउनग्रेड। फैन को धक्का देने पर वायरल हुई जया बच्चन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएगी। यह पिछले कई दशकों में सबसे लंबा मॉनसून सत्र होगा। केवल 1962 और 2009 में ही ऐसा हुआ था, जैसा कि स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी दी। स्पीकर पठानिया ने बताया कि राज्य में हाल ही में आई व्यापक बारिश, भूस्खलन और आपदा को ध्यान में रखते हुए सत्र लंबा रखा गया है, ताकि वैज्ञानिक सतह विकास और पर्वतीय इलाकों की परिस्थितिक सीमा के मद्देनजर गहन विचार विमर्श हो सके। उनका कहना था कि हमने भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान को देखते हुए 12 बैठकें तय की है, ताकि विकास को सुरक्षित और वैज्ञानिक तथा पर्वतीय संवेदनशीलता के अनुरूप बनाया जा सके। स्पीकर ने सत्र से पहले एक सुरक्षा समीक्षा बैठक भी बुलाई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए सुरक्षा इंतजाम कर लिए गए हैं। जैसा आप जानते हैं कि हर सत्र से पहले कानून व्यवस्था विधानसभा परिसर में बनी रहे, उस परिप्रेक्ष्य में हम हर सत्र से पहले लॉ एंड ऑर्डर की एक मीटिंग करते हैं। और वही मीटिंग आज थी, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो 18 अगस्त से शुरू हो रहा है और 2 सितंबर तक ये चलेगा। और इस सत्र से पहले जो व्यवस्था सदन के अंदर, सदन के बाहर विधानसभा के प्रेमाइसिस में बुलाए थे, उपस्थित हुए विशेष रूप से पुलिस के अधिकारी, डीजी लेवल के सारे और प्रशासन के सभी अधिकारी। तो अभी उनसे जो है नियमों के अनुरूप सदन के प्रेमाइसिस में, सदन के अंदर और सदन के बाहर जो विधानसभा के नियम हैं उनसे उनको अवगत करा दिया गया। और वो सारे सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उससे भी उनको अवगत करवा दिया। और सभी ने हमें पूरा विश्वास दिलाया आएगी। और आप जानते हैं अभी 18 से शुरू हो रहा है और मॉनसून सत्र, तो अभी नोटिसेज आना शुरू हो गए, प्रश्न आना शुरू हो गए। और इस बार सत्र भी जो है पहले से ज़्यादा सीटिंग मान्य जो सदस्य हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के से जुड़े हुए जो बहुत विशेष विषय हैं, जैसे डिज़ास्टर के ऊपर है, कानून व्यवस्था है, उन तमाम विषयों के ऊपर जो है चर्चा होगी और उसकी इजाज़त विधानसभा सचिवालय देगा। अभी तक हमारे पास प्रश्नों के माध्यम से 635 सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं मान्य सदस्यों के द्वारा, और उसमें स्टार्ट जो है 635 हैं, अनस्टार्ट 127 के करीब। तो अभी 18 तारीख लास्ट है। 18 तारीख जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी नोटिसेस आएंगे, वो जो है वो, और नियम 101 के तहत 5 आ चुकी हैं, 130 के तहत 7 सूचनाएं हमारे पास आ चुकी हैं मान्य सदस्यों की तरफ से। तो नोटिसेस आए हैं, वो हमने सरकार को जवाब के लिए भेज दिए हैं, और जैसे जैसे जवाब आते जाएंगे 18 के बाद जो है वो लिस्ट होना शुरू हो जाएगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में विद्यार्थियों की घटती संख्या को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 73 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को दर्जा घटाया जाएगा। इनमें से 39 हाई स्कूलों को मिडिल स्कूल और 34 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल में बदला जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के शून्य नामांकन वाले 103 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि 443 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली है और जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। जिन स्कूलों को डाउनग्रेड किया जा रहा है, वहां के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार अन्य स्कूलों में तबादला किया जाएगा। डाउनग्रेड किए जा रहे स्कूलों का विवरण: 16 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जिनमें छात्रों की संख्या 10 से कम है, उन्हें हाई स्कूल में बदला जाएगा। 18 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 5 से कम छात्र हैं, जिन्हें डाउनग्रेड किया जा रहा है। इन स्कूलों से छात्रों को 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। 39 हाई स्कूलों को मिडिल स्कूलों में बदला जाएगा और छात्रों को 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। 38 स्कूलों को सह शिक्षा संस्थानों में मर्ज करने की योजना है, जहां अभी लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें से 39 स्थानों पर यह प्रक्रिया जिला और ब्लॉक स्तर पर शुरू कर दी गई है। 443 स्कूलों को मर्ज किया जा चुका है। इनमें से 203 प्राइमरी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम थी। 142 प्राइमरी स्कूल ऐसे थे जिनके पास 2 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य स्कूल नहीं था, उन्हें 3 किलोमीटर के दायरे में मर्ज किया गया है। 92 मिडिल स्कूल जिनमें छात्रों की संख्या 10 या उससे कम थी, उन्हें भी 3 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों में मर्ज किया गया है। 7 उच्च विद्यालयों में 20 या उससे कम विद्यार्थी पाए गए, जिन्हें 4 किलोमीटर के भीतर के अन्य स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि संसाधनों के अधिकतम उपयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी था। खाली या कम छात्रों वाले स्कूलों में ना तो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो पा रही थी और ना ही शिक्षकों का सही उपयोग हो पा रहा था। शिमला प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार पर एपीएमसी और सेब कारोबार से जुड़ी योजनाओं में बड़े घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नीतिगत प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है। भाजपा प्रवक्ता ने सबसे पहले शिलारू में दुकानों के आवंटन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मात्र 2850 रुपए में 28 दुकानें अलॉट करवा दी, जबकि असल कीमत और प्रक्रिया पूरी तरह दरकिनार कर दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि यह आवंटन एपीएमसी के आड़ में अपने लोगों को दुकानें देने के लिए किया गया, जो भ्रष्टाचार का सीधा उदाहरण है। भाजपा ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में सेब घोटाले और एपीएमसी की गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा बागवानों और किसानों की आवाज को दबने नहीं देगी। भारद्वाज ने इस पूरे मामले में स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं है तो वह जवाबदेही से क्यों बच रही है। जहां एक तरफ भाई भतीजावाद को भर्ती दी है, वहां दूसरी तरफ घोटाला करने में इन्होंने किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी है। और मैं इनको अगर एक उपयुक्त शब्द दूंगा तो मैं बोलूंगा घोटाले और झूठ का शब्दकोश, डिक्शनरी ऑफ लाइज एंड फ्रॉड। हिमाचल में सेब की फसल का कटान चरम सीमा पे है। हालत ये है कि अभी तक कलेक्शन सेंटर्स नहीं खुले हैं और किसानों को अपना सेब 5 रुपए किलो में बाहर के लोगों को देना पड़ रहा है। 5 रुपए किलो। मतलब अगर एक पेड़ में 20 किलो सेब लगता है तो 100 रुपए का सेब एक पेड़ से जा रहा है किसानों का, उनका इनपुट भी नहीं निकल रहा। बड़े दुख की बात है कि चाहे शिलारू मंडी हो, चाहे पराला मंडी हो, चाहे टूटू मंडी हो, अपने रिश्तेदारों और निजी लोगों को दुकानें अलॉट कर दी गई। और जब आनन फानन में हल्ला हुआ तो वहां के सचिव पवन सैनी को
बरमौर ट्रांसफर कर दिया और सीनियर असिस्टेंट यशपाल को चंबा भेज दिया गया। एविडेंस आपको दूंगा कि सैनी जी के जो रिश्तेदार जिनको शिलारू में दुकान शॉप नंबर 27 अलॉट की गई, वो अपने निजी रिश्तेदार को दी गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दुकानें कैसे अलॉट की गई, वो अपने आप में एक बड़ी गजब की स्टोरी है। उदाहरण के लिए पराला में दुकानें अलॉट हुई, टोटल एप्लीकेशन गुंजा आई। ध्यान से सुनने वाली बात है, दुकानें 34 थी और एप्लीकेशन रिजेक्टेड वर 18, मतलब 34 दुकानें और 34 एप्लीकेशन है और दुकानें दे दी गई। वो जो 18 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, उनको रिजेक्ट करने का क्या रीजन था, क्या क्राइटेरिया था, क्या उनको एडवांस नोटिस दिया गया, उनको जानकारी दी गई, अगर कोई पेपर्स की कमी थी तो वो पूरा करते। और इससे भी आगे की बात जो मैं रखने वाला हूं वो ये है कि उन दुकानों का बेस प्राइस 4510 रुपया पर मंथ का किराया तय किया गया, 4510 रुपया। और मित्रों, वो दुकान अलॉट हुई 4600 रुपए में। तो आप सोचो कि टेबल के नीचे किस तरह का मैनेजमेंट हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले, 10 साल पहले वो दुकानें वहां पे 20,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए पर मंथ पे अलॉट हुई हैं, जिसको उन्होंने 4600 रुपए में अलॉट किया है। दूसरा एग्जांपल टुट्टू का लेता हूं। टुट्टू में कुल शॉप्स 8 थी, एप्लीकेशन 17 आई और वहां पे भी यही क्राइटेरिया लगाया गया कि 9 एप्लीकेशनों को रिजेक्ट कर दिया गया बिना किसी जानकारी के, ताकि 8 एप्लीकेशंस और 8 दुकानें। और मजेदार बात यहां पे भी है आपके लिए कि बेस प्राइस शॉप का था 8,057 और अलॉट की दुकान 9500 रुपए में। वहीं पर दूसरी दुकान का बेस प्राइस था 5127 और दुकान अलॉट की गई 5300 रुपए में। तो यह महाघोटाला नहीं है तो क्या है, आपके ध्यान से मैं इस बात को उजागर करना चाहता हूं। तीसरा केस है शिलारू का। शिलारू में 28 दुकानें थी, वहां पे भी इस तरह से एप्लीकेशनें आई और एप्लीकेशनें जो है उसी हिसाब से रिजेक्ट कर करके लास्ट में 28 दुकानों की 28 एप्लीकेशनें रखी गई और दुकानें अलॉट कर दी गई। आपके लिए मित्रों में और एक जानकारी देना चाहता हूं कि वहां का बेस प्राइस था 2700 रुपया और दुकान अलॉट हुई 2850 रुपए में। तो कितना बड़ा घोटाला है, ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। बॉलीवुड अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन एक बार फिर अपने गुस्से और फैन के प्रति व्यवहार को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन एक फैन को धक्का देती हुई नजर आ रही हैं, जब वह उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आगे आया। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं इस मामले पर हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा, सबसे बिगड़ैल और विशेषाधिकार प्राप्त महिला, लोग इनके नखरे और बकवास सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि ये अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। उन्होंने जया बच्चन के राजनीतिक पहनावे पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा की टोपी इनके ऊपर मुर्गी की कलकी जैसी लगती है और वे खुद को लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह पेश करती है। यह पहली बार नहीं है जब जया बच्चन का किसी फैन या मीडिया कर्मी पर गुस्सा सामने आया हो। इससे पहले भी वे पब्लिक इवेंट या संसद सत्र के दौरान अपनी तीखी टिप्पणियों को लेकर चर्चा में आती है। एक यूजर्स ने लिखा, सेलिब्रिटी होना एक जिम्मेदारी है, धक्का देना सही नहीं। वहीं एक अन्य ने कहा, पर्सनल स्पेस भी कोई चीज होती है, हर समय सेल्फी लेना जरूरी नहीं है। फिलहाल जया बच्चन या उनके प्रतिनिधियों की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के बाहर बैठने वाले तह बाजारियों ने एक बार फिर अपने पीड़ा और संघर्ष को सामने रखा है। हिमदर्शन से बातचीत में तह बाजारी यूनियन के अध्यक्ष दर्शन लाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं, साथ ही उनका सामान जब्त कर लिया गया है। दर्शन लाल का कहना है कि हम प्रतिदिन 200 से 300 रुपए की कमाई नहीं कर पाते और नगर निगम 1000 रुपए का चालान थमा देता है। इससे तो हमारा जीवन यापन ही असंभव हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम का यह रवैया तह बाजारियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर रहा है। तह बाजारियों का आरोप है कि उन्हें पूर्व में नगर निगम से वैध पास दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें हटाने के आदेश मिल रहे हैं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हमें हटाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर तह बाजारियों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय और नगर निगम के कमिश्नर से मिलने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर की अनुपस्थिति के कारण बातचीत सोमवार तक टल गई। दर्शन लाल ने कहा कि यह समस्या सिर्फ आईजीएमसी के बाहर ही नहीं, बल्कि लिफ्ट, बस स्टैंड और शहर के अन्य हिस्सों में बैठे सभी तह बाजारियों की है। नगर निगम की कार्यवाही से सैकड़ों छोटे विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। मेरा नाम दर्शन लाल है, मैं तह बाजारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ और हमें पता चला है कि कॉरपोरेशन जो है हमारे लोगों का सामान उठा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि नई स्टोव जलाना है, नई सिलेंडर। तो इसमें ये लोग कैसे खिलाएंगे लोगों को? हर कोई जो है वो गर्मा गर्म खाना चाहता है। तो इनका कहना कि आप घर से बना के लाओ और ठंडा तो कोई खाएगा नहीं, बसा हो जाएगा और बीमारी लगेगी लोगों को। तो हम चाहते हैं कि इनको तंग ना किया जाए और इनके जो 1000 रुपये का चालान कर रहे हैं ये ना किया जाए। एक ये हफ्ते में ये 1000 रुपया बनाते हैं, ये नहीं है कि रोज़ का इतना है। तो कोई मोमो बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, कोई 20 रुपये के देते हैं तो उसमें 1-2 रुपया बचता है। बर्गर बेचते हैं 25-30 का, उसमें 2-3 रुपये बचते हैं। तो कब जाके इनका 1000 रुपया बनता होगा? तो हमारी यही नगर निगम से रिक्वेस्ट है कि इनके इतने भारी चालान ना काटे दे। 100-200 तो चलो सहन कर लेता आदमी, पर इतना घर में क्या लेके जाएगा? सबके परिवार है। और रही बात हॉस्पिटल के पास की, और सबसे इमरजेंसी में बच्चों के लिए कपड़ा चाहिए, कोई अपने लिए जल्दबाजी में कोई आया होता है इमरजेंसी में, उसको कोई पजामा चाहिए, कोई शर्ट चाहिए, कोई बनियान चाहिए, कोई अंडरवेयर चाहिए, तो उनको वहाँ सस्ते रुपए में मुहैया हो जाता है। अगर बड़ी कम से कम कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई खाने पीने का सामान बेच रहा है। ये नगर निगम की जो कामें होती है ना, हमें तो ऐसा महसूस होता है कि कभी कभी ये राजनीतिक दबाव में भी काम करती है। आज से 6 महीने पहले पूरे लोड बाजार को बैंडिंग जोन चिन्हित किए गए, उन पर निशान लगे, उन पर नापिया हुई, ठीक है। उसके बाद में फिर 3 महीने बाद फिर नगर निगम प्रशासन कह रहे हैं कि नहीं, ये जो पूरी लोड बाजार जो नो बैंडिंग है। जब अगर पूरी लोड बाजार नो बैंडिंग हो गई तो फिर 3 महीने पहले कैसे बैंडिंग जोन के लिए इनको चिन्हित किए गए, इन पर निशान लगे, ठीक है। उसके बाद में फिर कहते हैं क्या कि नहीं जी ये हाई कोर्ट की ऑर्डर है। वही हाई कोर्ट कह रहे हैं कि इनको आजीविका चलाने के लिए बसाने हैं, और फिर वही हाई कोर्ट के थ्रू इन्होंने हवाला देकर ये कह रहे नहीं जी हाई कोर्ट की ऑर्डर है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये जो 1000 रुपये की जो चालान जो हो रही है ना मैम, ये तो बहुत गलत। कहाँ से ये मजदूरी, ये तो मजदूरी से भी कम पैसे कमाने के लिए बेचारे जो है यहाँ पे मोमो बेचने वाले, आप खुद समझे 20 रुपये का तो मोमो बेच रहे हैं, बर्गर बेचने वाले 25 रुपये का बर्गर बेच रहे हैं, उनके 1000 रुपये का आप चालान कर रहे हैं। दूसरी बात रहेगी, जब तक नगर निगम उसको उचित जगह पे आजीविका के लिए नहीं बैठा देती है तब तक उनको उठा नहीं सकते, वो छेड़ नहीं सकते। फिर किस हिसाब से इनको उठा रहे, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहे। और उठा भी रहे तो 1000 रुपये की चलाने कर रहे, ये बड़े शर्मनाक बात है मैम। बाद बाकी नगर निगम से हम बातें करेंगे और इस बात को नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसके लिए आगे होगी तो हम रैली के लिए, धरने के लिए, वैसी नौबत आएगी तो इनके प्रांगण में ही हम अपनी दुकानें सजाएंगे। लेकिन मैम हमारे साथी जो है इतने पढ़े लिखे होते ही, हमारे साथी जो है ना बड़े ही अनपढ़ और सीधे साथी होते हैं। ये बेचारे 2 होमगार्ड वाले जाते हैं और 2 नगर निगम के स्टाफ जाते हैं, इनको देख के ही डर जाते हैं। कुछ हमारे 90% साथी तो अपने बोरिया बिस्तर समेट के भाग जाते बेचारे, जो 10% फंस गए उनको चक्कर के लेके चले गए। 750 कार्ड इशू हमारे हुए थे 2020 में, जिसकी 5 साल की टाइम थी। अब इसी महीने अगस्त में उनको फिर हमने रिन्यूअल करने हैं, और बाद बाकी ऐसे तो 1065 की हमारी लिस्ट है, फिर आगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे, उन पर काम होगी। HPCA हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अंतर्गत आने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला दिसंबर में एक महत्वपूर्ण T20 मुकाबले की मेजबानी करेगा, जिसमें आमने सामने होंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले के लिए स्टेडियम के आउटफील्ड को नई घास से संवारने की तैयारियां तेज हो चुकी है। स्टेडियम में पहले से लगी मिक्स घास को पूरी तरह हटाया जा रहा है
और उसकी जगह सर्दियों में उगने वाली राई ग्रास लगाई जाएगी। HPCA सचिव अवनीश परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी घास को उखाड़कर नई राई घास लगाई जा रही है। इसके लिए कार्य प्रगति पर है। स्टेडियम में इससे पहले भी सफलतापूर्वक राई ग्रास का उपयोग किया गया है। HPCA अधिकारियों के अनुसार अगले 1 सप्ताह के भीतर मैदान में पूरी घास हटा दी जाएगी। इसके तुरंत बाद राई घास के बीज डाले जाएंगे, जो मौसम के अनुकूल होने के कारण 22 से 25 दिनों के भीतर उगना शुरू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि धर्मशाला स्टेडियम के आउटफील्ड में 3 साल पहले एडवांस सब एयर सिस्टम लगाया गया था, जो बारिश के दौरान मैदान को जल्दी सुखाने में मदद करता है। उस समय भी राई ग्रास और बरमूडा घास का बीजारोपण किया गया था। हालांकि समय के साथ मिक्स घास की वजह से मैदान में खराब घास उगने लगी थी, जिससे आउटफील्ड की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। इस कारण अब एक बार फिर राई घास लगाने का निर्णय लिया गया है। HPCA का लक्ष्य है कि दिसंबर में होने वाले भारतीय बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 मुकाबले से पहले मैदान पूरी तरह से खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप तैयार हो। नई घास से न सिर्फ मैदान की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि खिलाड़ियों के लिए भी एक बेहतर आउटफील्ड अनुभव सुनिश्चित होगा। धर्मशाला का यह स्टेडियम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी बैकग्राउंड के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऐसे में HPCA का यह कदम दर्शकों और खिलाड़ियों दोनों के लिए मैच को और भी यादगार बनाने की दिशा में अहम है। हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ ने शिमला DC कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों, टैरिफ वृद्धि, किसानों की जबरन बेदखली और आपदा प्रभावितों को पुनर्वास न मिलने को लेकर तीखा विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आपदा प्रभावित परिवारों को जमीन के बदले जमीन देने की मांग की। साथ ही उन्होंने जताया कि यदि सरकार ने गरीबों और किसानों को घरों व जमीन से बेदखल करने की कार्यवाही नहीं रोकी, तो यह आंदोलन और उग्र किया जाएगा। किसान और सेब उत्पादकों ने टैरिफ में बढ़ोतरी को भी गरीबों पर सीधा हमला बताया है। उनका कहना है कि यह वृद्धि बागवानी और कृषि लागत को और बढ़ा रही है, जिससे छोटे किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन में सेटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा सहित किसान सभा व सेब उत्पादक संघ के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ता शामिल हुए। ये जो आज ये धरना प्रदर्शन है, ये केवल हिमाचल की राजधानी शिमला तक ही सीमित नहीं है, मगर हिमाचल के हर जिला के अंदर, हर ब्लॉक सब डिवीज़न स्तर के ऊपर जहाँ भी हमारे किसान सभा सेब उत्पादक संघ के यूनिट्स हैं, हर स्तर के ऊपर ये धरना प्रदर्शन इस समय हो रहे हैं। ये इस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें लगभग 550 से ज़्यादा संगठन है और जिन्होंने 378 दिन की लड़ाई 2020 में लड़ी, 736 किसान जिसमें शहीद हुए, 3 काले कृषि कानूनों को सरकार को निरस्त करना पड़ा, वो लड़ाई अभी जारी है। और उसके अलावा जो भूमि अधिकार आंदोलन है, जिसमें 60 से ज़्यादा संगठन है, वो संगठन इस समय ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर वर्तमान सरकार उसको डिल्यूट करना चाहती है अध्यादेश के माध्यम से, उसे ना करे। तो इसलिए ये संयुक्त रूप से पूरे देश में ट्रैक्टर रैलियों के माध्यम से, मशाल जुलूस के माध्यम से, पुतला दहन के माध्यम से और धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये एक्शन चला हुआ है। उन मांग पत्रों को लेकर के जो इस समय राष्ट्रपति को डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सौंपे जाएंगे, उसके अलावा हिमाचल की स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हिमाचल में तो एक बहुत बड़ी हमारी जो इकॉनमी है, जो स्टेट का जो हमारा डोमेस्टिक GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सेब की इकॉनमी का 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए का है। उसमें अभी आयात कर 50% है और अभी ये आम ट्विस्टिंग हो रही है अमेरिका के द्वारा कि वो फ्री ट्रेड किया जाए, उसे खत्म किया जाए। जहाँ की हम ये मांग कर रहे हैं कि जिन देशों से ये सेब का आयात होता है भारतवर्ष में, इस आयात कर को 100% किया जाए। और ये मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया था, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से
सरकार को, केंद्र सरकार को भी बताना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक सेब उत्पादक संघ बना है वो ये कभी अलाउ नहीं करेगा कि 50% से कम आयात दर हो, बल्कि इसे बढ़ा करके 100% किया जाए। एक मुद्दा हमारा ये है, और साथ साथ में सेब को भी अन्य जो 23 फसलें हैं उसकी तरह प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं उस आधार पर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्रीय सरकार डिक्लेयर करे जो किसानों का, बागवानों का शोषण ना हो। जहां तक जमीन के मुद्दे हैं उसमें हमारा पहला सबसे बड़ा मुद्दा है, और जिसमें सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, और हमारी 3 बैठकें 29 जुलाई के बाद हो भी चुकी है सरकार से, कि जो 1952 की नोटिफिकेशन है जिसमें सारी गवर्नमेंट लैंड को, वेस्ट लैंड को फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो हिमाचल सरकार के पास आज विकासात्मक कार्यों के लिए, भूमि विहीन लोगों के लिए और जो लोग आपदा से प्रभावित है उसके लिए 1 इंच भी जमीन राज्य सरकार के पास नहीं है। तो इसलिए सरकार उस नोटिफिकेशन को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, और ये तैयारी इस समय हिमाचल सरकार कर रही है। और दूसरा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें मांग है कि उसमें जो डायवर्शन विकासात्मक कार्यों के लिए और इस तरह की आपदाओं के लिए, और छोटे किसानों को जो कम से कम 5 बीघा उनको जमीन मिले उनके जीवन यापन के लिए, क्योंकि हिमाचल में अब रोजगार बहुत कम है। पहले फौज में लोग बहुत जाते थे, अब तो वहाँ पर अग्निवीर है, आउटसोर्स एम्प्लॉइज है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, तो वो तो अब संभव नहीं है। तो इसलिए उन्हें खेती या बागवानी करना है, इसलिए ये 5 हेक्टेयर तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर डायवर्शन की एक परमिशन एक अमेंडमेंट के माध्यम से दी जाए। तो ये मुद्दे को लेकर हम उसमें जा रहे हैं। और जो 4 लेन और वगैरह जितने भी हमारे ये समय डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो भूमि को अधिकृत किया जा रहा है उसमें फैक्टर 2 के आधार पर 4 गुना मुआवजा जो हाई कोर्ट ने अभी निर्णय दिया था पिछले महीने में, मगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उसमें स्टे लिया है। हम उसमें इनकी निंदा करते हैं हिमाचल सरकार की, और अपील करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो वो गए हैं जहाँ पे ये स्टे हुआ है उसे वापस लिया जाए। और क्योंकि केंद्रीय सरकार से ये सारा पैसा रिवर्स होगा लोगों का, जो 4 लेन के लिए और नेशनल जो प्रोजेक्ट्स है, एयरपोर्ट है, एयरलाइंस है और ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनके लिए जो जमीन अधिकृत की जा रही है तो फैक्टर 2 के आधार पर 2 गुना से ज्यादा वो मुआवजा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा हिमाचल प्रदेश में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए अब राजधानी शिमला के समीप जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के पास एक नया और अत्याधुनिक मुख्यालय भवन बनाने जा रही है। इसके लिए 14 बीघा भूमि का चयन किया जा चुका है और सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई है। भाजपा पिछले 12 वर्षों से इस भवन के लिए भूमि की तलाश कर रहा था। अब भूमि भाजपा के नाम होते ही पहाड़ी नुमा क्षेत्र को समतल करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। यह भवन टूटू के नीचे भरडैरी गांव के पास बनेगा, जहां से शिमला शहर भी समीप रहेगा और यातायात व्यवस्था भी सुगम होगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह नया कार्यालय दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय की तर्ज पर डिजाइन किया जा रहा है। विशेषज्ञ के अनुसार दिल्ली में भवन की ड्राइंग तैयार की जा रही है और निर्माण कार्यों की सीधी निगरानी केंद्रीय नेताओं द्वारा की जा रही है। इस भवन में आधुनिक सभागार, डिजिटल मीटिंग रूम, प्रशिक्षण केंद्र, मीडिया रूम, नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय व्यवस्था, 4 मंजिला पार्किंग बनाई जा रही है। भाजपा नेताओं के अनुसार यह नया मुख्यालय न केवल संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी की राजनीतिक मजबूती और स्थायित्व का प्रतीक भी होगा। मौजूदा समय में पार्टी का मुख्यालय चक्कर में स्थित है, जहां पार्किंग की कमी रहती है। भाजपा इस निर्माण कार्य की शुरुआत धार्मिक और परंपरागत भूमि पूजन समारोह से करेगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। इसे पार्टी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी प्रस्तुत करेगी। समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों और राष्ट्रीय नेताओं के शामिल होने की संभावना भी है। इस मौके पर पार्टी प्रदेश भाजपा के उपलब्धियों को उजागर करने और प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुँचाने की रणनीति भी अपना सकती है। यह कार्यक्रम आगामी चुनाव के लिए एक सशक्त संदेश देने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। जल्द ही भूमि पूजन की तिथि घोषित किए जाने की संभावना है। पार्टी इसे एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देख रही है, जो हिमाचल में भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला खैरिया की तस्वीर आज भी उपेक्षा की मार झेल रही है। बरसात की बौछारों में भीगते हुए, सर्दी में ठिठुरते हुए
और गर्मी में पसीने से तरबतर नौनिहाल आज भी स्कूल के बरामदे में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। सरकारी दावों और योजनाओं के बावजूद खैरिया स्कूल का भवन पिछले 13 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। स्कूल में इस समय 17 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी शिक्षा का जिम्मा 3 अध्यापकों पर है। मगर स्कूल भवन की हालत यह है कि पहले से 5वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं स्कूल कार्यालय के बरामदे में ही संचालित की जा रही है। बरसात के दिनों में जब पानी बरामदे तक पहुंचता है तो बच्चों और शिक्षकों को ऑफिस के कमरे में एक साथ बैठना पड़ता है। स्कूल प्रबंधन समिति SMC के अध्यक्ष अमरजीत सिंह बताते हैं कि स्कूल के पुराने भवन को ढहे कई साल हो चुके हैं और 2 कमरे असुरक्षित घोषित किए गए हैं। वर्ष 2011-12 में 6 लाख रुपए स्कूल भवन निर्माण के लिए स्वीकृत हुए थे, मगर जब पता चला कि भूमि वन विभाग के नाम है तो निर्माण रुक गया और वह राशि वापस चली गई। बाद में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद स्कूल को फॉरेस्ट क्लियरेंस तो मिल गया, मगर वन विभाग द्वारा पेड़ काटने के एवज में 1,12,000 रुपए कैंपा फंड जमा करने की शर्त रखी गई। ना तो शिक्षा विभाग और ना ही सरकार इस राशि को जमा करवाने आगे आई, जिसके चलते भूमि स्कूल के नाम नहीं हो पाई और भवन निर्माण अधर पर ही लटक गया। अमरजीत सिंह SMC अध्यक्ष ने बताया कि स्कूल भवन ना होने के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचाते हैं। यदि भवन होता तो बच्चों की संख्या आज 50 से ज्यादा हो सकती थी। खैरिया स्कूल के 17 नौनिहाल आज भी सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि सिस्टम की अनदेखी भी है, जो यह दिखाती है कि मामूली प्रशासनिक लापरवाही कैसे बच्चों के भविष्य को वर्षों पीछे धकेल सकती है।